हे गाइस, संजीव हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं डिवाइन पर्सपेक्टिव का पार्ट 30 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। गाइस, मेरी वीडियो अगर आपको जरा से पसंद आते तो प्लीज आप मेरी वीडियो को बस अपने एक दोस्त से शेयर जरूर कर देना। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते कि अपने यान भैया हैरान परेशान होकर एमोई माउंटेन के बीच में खड़े हुए थे और लगातार ऊफी को देखे ही जा रहे थे, क्योंकि अचानक से ऊफी ने उन्हें बहुत बड़ा शॉक दे दिया था। क्योंकि अचानक से ऊफी उन्हें कहता है कि उनके पास उयू का कोई क्योर ही नहीं है, वो बस इसी चीज का बहाना लेकर उयू को देखने जा रहे थे। अब तो उन्हें लग रहा था कि उन्होंने बेकार में उन लड़कियों की धोबी के कुत्ते जैसी हालत कर दी, लेकिन आखिरकार यान भैया सब कुछ समझ जाते हैं। अपने प्यार से 1 या 2 साल दूर रहना ही बहुत बड़ी बात है, और ऊफी ने तो अपने प्यार से 20 साल दूर रहकर बहुत बड़ा त्याग कर दिया है। इसीलिए तो ऊफी के मनोदशा को समझते हुए जैसे ही वो यान भैया से उयू को क्योर करने को कहते, यान भैया तुरंत हाँ बोल देते, लेकिन कोई गारंटी नहीं देते। क्योंकि जब से उन्हें पता चला था कि वो लिंजाओ को अपनी स्पिरिचुअल से ठीक नहीं कर सकते और उसे ठीक करने के लिए उसे खास इंग्रेडिएंट की जरूरत है, तब से वो समझ गए थे कि भले ही उनके पास ऊपर वाले का हाथ हो, लेकिन हमेशा किस्मत उनका साथ नहीं देगी। इसीलिए तो वो ओयू को क्योर करने की पूरी गारंटी नहीं देते, लेकिन ऑफिस आए तो इसी से खुश थे। वहाँ दूसरा एमओई के एक बड़े से हॉल में व्हील चेयर पे बैठे हुए थे ओयू, और वहाँ पर बैठे बैठे इतने सालों बाद भी ऊफी के बारे में सोचे जा रहे थे। तब भी उनके पास आते एक दादी अम्मा और पूछते हैं, बेटी तुम भी ना क्यों उस मनहूस के बारे में सोच रहे हो? पता है ना, उस मनहूस की वजह से तुम्हारी आज ये हालत हुई है। तभी ऊयू कहती है, ना दादी अम्मा ना, उसकी वजह से मेरी हालत नहीं हुई है। लेकिन दादी अम्मा तो नहीं मानती। दादी अम्मा तो सारा दोष सारा कसूर ऊफी पर डाल देते हैं। तभी उन दोनों के बातों के बीच एक लड़की आती है, इसका नाम था जीनर, जो अपने चुलबुले और शरारती अंदाज में उयू से पूछती है, मास्टर मास्टर, मैंने सुना है कि लड़की हर मुसीबत की जड़ होती है। लो भैया लो, इन एमओई वालों ने तो मुहावरा ही बदल दिया है। अरे लड़के नहीं, लड़कियां होती है सारी मुसीबत की जड़। अब लिंजाओ और यूनर मैडम को ही ले लो। लिंजाओ और यूनर मैडम के लिए यान भैया ने कितने बड़े बड़े लोगों से पंगे ले लिए थे, और आगे भी यान भैया ऐसी लड़कियों के लिए बहुत बड़े बड़े लोगों से पंगे लेने वाले हैं। बाय द वे लेडी व्यूअर्स, प्लीज बुरा मत मानना, मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि लड़कियों में कितनी जादुई क्षमता होती है लड़कों को अपनी उंगलियों पे नचाने की। बहरहाल सीनर को ऐसे बकवास करते देख दादी अम्मा तुरंत उसके घर पर एक टपली मारती है और फटकार लगाते हुए कहती है, तू यहाँ पर क्या कर रही है? जाकर पढ़ाई कर। जब वो दोनों ऐसे बात कर ही रहे थे, तब भी उन दोनों के बातों के बीच लुटे पिटे हालत में आ जाती है ओयू और ओके, और उन दोनों की ऐसी हालत देखकर दादी अम्मा तुरंत पूछती है, अबे तुम दोनों की ऐसी हालत कैसे हो गई? अभी वो दोनों सारा वाक्यान सुना देते हैं। सारा सब कुछ सुनकर दादी अम्मा तो गुस्से से बौखला जाती है। वो दहाड़ते हुए कहती है, साले उस बुड्ढे की इतनी मजाल कि हमारे इलाके में अगर हमसे दादागिरी, इस बार तो उस बुड्ढे को छोड़ूंगी नहीं मैं। इतना कहती वो उसे जानने लगती है। तभी हुई तुरंत अपने मास्टर से कहती है, मास्टर प्लीज उसे मारिएगा मत। और दादी अम्मा भी अपने शिष्य की बातों को मना नहीं कर पाती। फिर उन दोनों के जाने के बाद जीनर बड़े शरारती अंदाज में उयू से पूछती है, मास्टर क्या आप इतने सालों बाद अपने प्यार को नहीं देखना चाहते? ये सुनकर यू कुछ भी नहीं बोल पाती, लेकिन जीनर सब कुछ समझ जाती है, इसलिए वो यू कर लेकर तुरंत बाहर चले जाती है। वहाँ दूसरा एमओई के मुख्य हॉल के बाहर यान भैया और ऊफी अपनी छाती तान कर खड़े हुए थे। जहाँ ऊफी साहब अपने सिर पर कफन बांध कर खड़े हुए थे, वहाँ दूसरा अपने यान भैया तो टकाटक मस्त खड़े थे, और उनके सामने खड़ी हुई थी हथियार ताने दर्जनों सुंदरिया, जो उन दोनों को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने के लिए तैयार थे। थोड़ी देर बाद उन 3 सुंदरियों के बीच छाती ताने बाहर आती है 3 बुड्ढी, जिनमें से तो एक थी दादी अम्मा, जो बड़े रुआब से कहते हैं, देख बुड्ढे चुपचाप यहाँ से निकल ले नहीं तो। लेकिन ऊफी साहब नहीं मानते। उन्होंने सोच लिया था कि आज उयू को देखने के लिए वो अपनी जान तक निछावर कर देंगे। दादी अम्मा भी इस बात को समझ जाते, इसलिए वो अपने लड़कियों से तुरंत हमला करने के लिए कहते हैं। वो भी इसके लिए तैयार था, वो भी इस हमले के आगे आ जाता है। जैसे तैसे करके वो पहले हमले में टिक जाता है,
और दादी अम्मा भी समझ जाती कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाली, इसलिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इसलिए वो अपने लड़कियों से एक खास तकनीक आजमाने को कहते हैं जिसका नाम था 1000 स्वॉर्ड। और इस तकनीक के सामने उसकी सब मुश्किल से टिक पाते हैं और आखिरकार गिर ही पड़ते हैं। वो तो शायद अगर लड़कियों ने अपनी ताकत को काबू नहीं किया होता तो ऊफी साहब तो कब के टपक जाते हैं। उसके बाद दादी अम्मा फिर से उन्हें वार्निंग देते हैं, लेकिन ऊफी साहब नहीं मानते। वो क्योंकि ऊफी साहब ने कर लिया था अपने मन को पक्का, जिसे तो देखकर दादी भी हो गई थी हक्का बक्का। लेकिन उन्होंने तो ठान लिया था कि इस बुढ़े को ऐसे भगा के ही दम लेंगे। इसलिए तो इस बार वो अपने दोनों चेलों ऊयू और किंग से ऊफी पर हमला करने के लिए गए थे। और ऊफी साहब भी इस बार कुछ नहीं कर पाते क्योंकि पिछले हमले को रोकने में उसकी सारी ताकत चली गई थी। लेकिन अपने यान भैया कैसे हीरो होकर अपने दोस्त को मरते हुए देख सकते थे। ये तो रीडर्स के सामने उनके कैरेक्टर की घोर बेइज्जती होती, इसलिए अपनी दोस्ती और इज्जत के खातिर भी तुरंत ऊफी के सामने आ जाता है और उनके ऊपर हुए हमले को रोक देता है। यान भैया को देखकर ऊफी साहब तो भौचक्के थे। वहाँ दूसरा उन दोनों लड़कियों की तरह मूड खराब हो चुका था क्योंकि उन्हें याद था कि कैसे यान भैया ने बस अपने एक ही हमले से उनकी दौड़ के कुत्ते जैसी हालत कर दी थी। वहाँ दूसरा भी यान भैया को बीच में टपकते देख तुरंत दादी अम्मा बोलती है, देख बेछोरे, बेकार में इस मैटर में अपनी टांग मत अड़ा वरना तेरी भी लंका लग जाएगी। ऊफी साहब भी अपने भैया से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई तुम इस बात से दूर ही रहना, ये तो मेरा मैटर है, वरना तुम मुसीबत पड़ जाओगे। लेकिन यान भैया नहीं मानते, बड़े आराम से कहते हैं, चिंता मत कीजिए मिस्टर ऊफी, इस फॉर्मेशन का क्या है, आपकी जगह इसे मैं भी तोड़ देता हूँ। तो सुनकर दादी अम्मा को लगने लगता कि ये छोरा आप उनको हल्के में ले रहा है, इसलिए वो तुरंत लड़कियों से उन पर हमला करने को कहते हैं। और दूसरा भी यान भैया की बात सुनकर लड़कियों का भी हर्ट हो चुका था, इसलिए फिर से वो अपनी सबसे पावरफुल तकनीक 1000 स्वॉर्ड उन पर चला देते हैं। ये था उनका महास्त्र। और अपने यान भैया के पास भी था उनका ब्रह्मास्त्र, उनका इंडियन आइज। इसलिए पलक झपकते उन्हें इस तकनीक में खामियां दिख जाती। दादी अम्मा इस तकनीक को सबसे अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए उन्हें पता चल चुका था कि क्या हो रहा है, इसलिए वो तुरंत सभी को रोकने को कहते हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उनके कुछ करने से पहले यान भैया बस अपने एक ही हमले से उस फॉर्मेशन को तोड़ देते हैं। देखकर किसी को भी अपनी आंखों पर कतई भरोसा नहीं होता। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि यान भैया उसमें एक ही हमले में इस फॉर्मेशन को तोड़ पा रहे थे। यू आर किंग का भी विश्वास नहीं होता। वो कहते अगर हम इस टीम में होता ना तो इस फॉर्मेशन को तोड़ नहीं पाता। यान भैया पलट कर जवाब देते हैं, क्या आप चाहते हैं कि मैं सभी को बुरी तरह से घायल कर दूं? और ये सुनकर दोनों की बोलती बंद हो जाती है। तभी दादी अम्मा कहती है, जो भी हो तुमने अपना चैलेंज पूरा किया, इसलिए ऊफी उसे मिल सकता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए। ये सुनकर ऊफी दुखी हो जाते हैं क्योंकि इतने सालों बाद उसे मिलने मिला, तो भी कुछ समय के लिए। यान भैया अपने आने की असली वजह बताते हैं कि उन्हें गैनोडोर में लूसीडम चाहिए। लेकिन ये सुनकर दादी अम्मा इस बात को तुरंत इग्नोर कर देती है और उसे जानने लगती है। लेकिन ये तुरंत कहती है कि उसकी दोस्त की जान बहुत खतरे में है। यान भैया उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करते हैं। दादी अम्मा भी कहते हैं कि ये उनका सबसे महत्वपूर्ण ट्रेजर मौजूद है। तभी यान भैया बड़ी सीरियस अंदाज में पूछते हैं, दादी अम्मा क्या इंसान की जान से ज्यादा और कोई कीमती चीज होती है? लेकिन दादी अम्मा फिर से नहीं मानते। यान भैया की लाख समझाने के बाद भी दादी अम्मा नहीं मानते, उल्टा अपने दोनों चेलों से यान भैया पर हमला करने को कहते हैं। ऑर्डर मिलते ही ऊयू और किंग तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। वो तो कब से इस मौके का इंतजार कर रहे थे। लेकिन वहाँ दूसरी तरफ अब तो यान भैया की सटक चुकी थी। समझ गए थे कि अब गुड बॉय बनकर कोई फायदा नहीं, अब उन्हें बैड बॉय ही बनना पड़ेगा। इसीलिए तो वो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से वहाँ पर मौजूद सभी तलवारों को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। और वो सभी तलवारें भी एमओई वाले के पास से छूटते हुए यान भैया के आसपास चक्कर लगाने लगते हैं। और ये नज़ारा देखने में जितना ज़्यादा खूबसूरत था उतना ही ज़्यादा खतरनाक भी था, क्योंकि अभी इस वक्त सभी यान भैया की एनर्जी को महसूस कर पा रहे थे। यान भैया की इस पावर में इतनी ताकत थी कि वो पहाड़ को भी काट सकता था, समुद्र को भी पलट सकता था। उन्होंने एक गवर्नर रिलम के फाइटर से कभी इतनी ताकत एक्सपेक्ट नहीं की थी, इसीलिए तो वो काफी घबराए हुए थे। और फिर यान भैया उन सभी तलवारों से उन सभी लड़कियों पर हमला कर देते हैं। दादी अम्मा के साथ साथ सभी मिलकर यान भैया की पावर को रोकने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उन सभी की मिली जुली ताकत भी यान भैया के सामने टिक नहीं पाती। और दादी अम्मा के साथ ही साथ सभी की हालत पूरी तरह से खस्ता हो जाती है। सभी को अपने घुटनों पर लाने के बाद यान भैया दादी के सामने तलवार तान कर कहता है, तो दादी अम्मा क्या सोचा आपने? क्या अब आप मुझे गैनोडोर मलूसीडम के बारे में बताएंगे? जब यान भैया दादी को ऐसे धमका ही रहती तभी एक शांति भरी आवाज आती है, शांत बेटा शांत। और ये बोलने वाले थे ग्रेट ग्रैंड नानी, जिसे देखकर इमोई की सभी लड़कियां बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। सभी को लगने लगता है कि यान भैया यहाँ पर ग्रेट ग्रैंड नानी को सबक सिखाने के लिए आए हैं।
येन भैया को भी ऐसा ही लगा था, लेकिन सभी के उम्मीद के विपरीत ग्रेट ग्रैंड नानी तो येन भैया से बड़े अच्छे से बात कर रहे थे, मानो वो येन भैया से अपनी दोस्ती बढ़ाना चाहते हो। ये देखकर सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। बेटा, अगर तुम कैनाडोर मेलुसिडम चाहते हो तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। येन भैया दादी की इस बात से बहुत ज्यादा हो चुके थे। असल में ग्रेट नानी येन भैया की इतनी मदद इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्होंने येन भैया की आंखों पर एक सच्चाई देखी थी। उन्हें समझ में आ गया था कि येन भैया को कैनाडोर मेलुसिडम खुद के फायदे के लिए नहीं चाहिए था, और तो और उन्हें येन भैया की ताकत का एक अच्छा खासा अंदाजा हो भी गया था, और वो एक इतने ताकतवर इंसान को एमओ ग्रुप का दुश्मन नहीं बनाना चाहते थे। लेकिन दादी, अम्मा और एमओ की बाकी सभी लड़कियों का पेज बहुत ज्यादा ढीला था, इसलिए तो वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं सोच पा रहे थे, नहीं तो वो कब के एमओ ग्रुप के हेड बन जाते। इसलिए वो जोर से दौड़ती है, ग्रैंड नानी आप क्या कह रहे हैं, क्या हम इसे अपना ट्रेजर दे दे? लेकिन ग्रेट नानी तुरंत सबको चुप करवा देती है। वह दूसरा भी येन भैया भी बड़े ध्यान से ग्रेट नानी को देखे जा रहे थे। वो अपने इंडियन आइज का भी इस्तेमाल करते हैं, और तब उन्हें उनके अंदर एक जानी पहचानी एनर्जी दिखती है, लेकिन वो इसे ठीक से पहचान नहीं पाते। तभी ग्रेट नानी येन भैया से कहते हैं, बेटा तुम्हारी इंडियन स्पिरिचुअल एनर्जी तो एक ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है। इंडियन एनर्जी का नाम सुनते ही येन भैया तुरंत अलर्ट हो जाते, क्योंकि उनके इंडियन एनर्जी से उनकी इंडियन आइज जुड़ी हुई थी, जो उनका सबसे बड़ा राज था, जो वो किसी को भी नहीं बता सकते थे। लेकिन येन भैया तो फाओ में ही टेंशन कर रहे थे, क्योंकि दादी अम्मा को येन भैया के इंडियन आइज के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो तो येन भैया के इंडियन एनर्जी को देखे जा रहे थे। वो कहते हैं, हम दोनों एक ही एनर्जी की प्रैक्टिस करते हैं बेटा, हम एक दूसरे को फॉलो कल्टीवेटर बोल सकते हैं। येन भैया भी इस बात को समझ जाते हैं, इसलिए वो सीनियर कह के ग्रेट ग्रैंड नानी को इज्जत देने लगते हैं। और ग्रेट नानी को येन भैया को इतना इज्जत देते देख ऊफी साहब भी मौके पर चौका मारते हैं। येन, तुम ग्रेट नानी से बोलो ना मुझे यू से मिलने देने का। येन भैया भी ग्रेट नानी से तुरंत इस बात की रिक्वेस्ट करते हैं, और येन भैया के खातिर ग्रेट नानी तुरंत मान जाते हैं। अभी पेड़ के पीछे से बाहर आती है ओयो, जो इतने सालों बाद ऊफी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, और ऊफी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन ऊफी अभी भी ओयो की इस हालत के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानती, लेकिन ओयो इस बात को तुरंत नकार देती है। तभी ऊफी कहता है, चिंता मत करो, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। इतना कहती वो येन भैया से ओयो को ठीक करने की रिक्वेस्ट करने लगता है। येन भैया भी तुरंत तैयार हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद एमओ के एक बड़े से कमरे में ओयो लेटी हुई थी, और उस कमरे को घेरे हुए थे एमओ की सभी सुंदरिया, जो आपस में फुसुर फुसुर कर रहे थे। और दूसरा भी येन भैया ओयो को चेक कर रहे थे। फिर थोड़ी देर तक चेक में करने के बाद येन भैया कहते हैं, इस बीमारी का बस एक ही इलाज है, हमें ओयो के शरीर में मेरिडियन को दोबारा तोड़ना होगा और फिर से बनाना होगा। और इस इलाज को सुनकर सभी के सभी भचक के रह जाते हैं। दादी अम्मा तो जोर से दहाड़ती है, अभी तो पागल हो गया क्या? सभी लड़के भी फुसुर फुसुर करने लगती है। सभी तो येन भैया को पागल समझने लगते हैं, लेकिन येन भैया ने तो अपना इलाज बोल दिया था, इसलिए वो सभी से कंफर्मेशन मांगते हैं। ऊफी को तो येन भैया पर पूरा भरोसा था, और जब ऊफी को भरोसा था तब ओयो भी इस बात से मुकरते नहीं, और ग्रेट नानी भी येन भैया पर विश्वास करते हैं। लेकिन दादी अम्मा और उनके दोनों चले नहीं मानते। लेकिन येन भैया को तो ओयो के परमिशन के बिना किसी और के परमिशन की जरूरत ही नहीं, इसलिए वो तुरंत अपना इलाज शुरू कर देते हैं। पलक झपकते वो अपने दर्जनों सुइया अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से ओयो के शरीर में डाल देते हैं, जिससे ओयो के शरीर में हर एक मेरिडियन टूटने लगता है। इससे ओयो को बेइंतहा दर्द होने लगता है, और जब ये काम पूरा हो जाता है येन भैया तुरंत फिर से उस मेरिडियन को दोबारा बनाने लगता है, और थोड़ी देर की मशक्कत के बाद आखिरकार येन भैया का काम पूरा हो जाता है। लेकिन ओयो अभी तक खड़ी नहीं होती। यह देखकर दादी अम्मा को फिर से मौका मिल जाता है येन भैया पर भौंकने का, इसलिए वो और उनके चेले फिर से येन भैया पर भौंकने लगते हैं। लेकिन अगले ही पल ऊफी की मदद से ओयो हो जाती है अपने पैरों पर खड़ी। दादी अम्मा और उनके चेलों के लिए मानो तो रुक गई है समय की घड़ी, क्योंकि ये झटका था उनके लिए बहुत बड़ी। गाइस, आज के लिए बस इतना है, इससे ज्यादा तो मैं आपको सुना नहीं पाऊंगा। तो गाइस, आपको क्या लगता है, दादी अम्मा की परमिशन के बाद भी क्या इतनी आसानी से येन भैया को कैनाडोर मेलुसिडम मिलेगा? और लिंजाओ की हालत पूरी तरह से ठीक करने के लिए क्या कैनाडोर मेलुसिडम उसके लिए काफी होगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए आप मेरी इस कहानी को, डिवाइन पर्सपेक्टिव। गाइस, मेरी कहानी अगर आपको जरा से पसंद आती है तो प्लीज आप मेरी वीडियो को बस अपने एक दोस्त से शेयर जरूर कर देना। तो चलिए आज के लिए विदा लेता हूँ आपसे।